हेलो दोस्तों, जहाँ तक न्यूज़ चैनल आपका स्वागत करते हैं। चलिए जानते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। 6 फरवरी से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा, जेक ने जारी किया आदेश। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। जेक द्वारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि ये परीक्षाएं 6 फरवरी 2024 से शुरू होगी, जो कि 26 फरवरी तक जारी रहेगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा 29 फरवरी से शुरू होगी, जो 12 मार्च तक चलेगी। छात्र अपना एडमिट कार्ड 25 जनवरी से जेक बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा को लेकर जेक बोर्ड द्वारा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जानकारी हो कि मैट्रिक के ऑनलाइन आवेदन 16 नवंबर से शुरू हो गए हैं, जो कि 2 दिसंबर से बगैर लेट फाइन से भरा जाएगा। वहीं लेट फाइन के साथ 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करें तो इसके लिए छात्र छठ पूजा के बाद यानी अगले सप्ताह से आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि जेक द्वारा अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। नई कोई अपडेट आने पर आपको सूचित किया जाएगा। ड्रीम 11 ने झारखंड के विजेता कुंदन को बनाया करोड़पति। खेल प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो रहे गेम ऐप ड्रीम 11 की बदौलत से एक और युवा की किस्मत रातों रात बदल गई है। इस ऐप पर टीम बनाकर गिरिडीह के युवा कुंदन कुमार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया है। कुंदन गिरिडीह के गांव के वाहन पार्ट्स दुकान के संचालक हैं। बताया कि महज 49 रुपए खर्च कर वे करोड़पति बन गए हैं। परिजन और दूर दराज के लोग कुंदन को बधाई देने के लिए और उनसे खेल की ट्रिक जानने के लिए गाँव पहुँच रहे हैं। लेकिन कुंदन ने सभी को सचेत करते हुए कहा कि ड्रीम 11 पर खेलना जोखिम भरा काम है। कुंदन ने कहा कि सोच समझकर नहीं खेलने पर इसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कहा कि इस तरह की जितने भी डिजिटल ऐप हैं सभी पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर समझ और खेल की बारीकियों की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो इसमें समय और पैसा दोनों लगाना व्यर्थ हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसकी लत लग जाने पर करोड़ों आने के बदले जाने की भी संभावना बनी रहती है। इसीलिए काफी विचार करने के बाद इस तरह के ऐप पर किस्मत आजमाने की सोचनी चाहिए। कुंदन ने बताया कि वे लगभग 5 साल से ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं। इस दौरान वे ऐप पर कम से कम 3000 टीम बना चुके हैं। जीतने वाले दिन यानी पिछले गुरुवार को भी उन्होंने एक साथ 5 टीम बनाई थी। इसी में से एक टीम ने उनको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिलाया। इस दौरान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा था। कुंदन ने बताया कि इनकम टैक्स काटकर उनके खाते में 70 लाख रुपए आ चुके हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि मिलने के बाद 24 घंटे में सभी जिलों को भेजी गई। पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि सभी जिलों को भेज दी गई है। सभी जिलों के छात्र छात्राओं को राशि वितरण के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। इस संबंध में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा की ओर से जानकारी दी गई। झा ने बताया कि छात्रवृत्ति की राशि केंद्र से मिलने के बाद 24 घंटे के भीतर जिलों को निर्गत कर दी गई। राशि को 24 घंटे में ही ट्रेजरी से निकासी कर सिग्नल नोडल अकाउंट में ट्रांसफर कर सभी जिलों को भेज दी गई है। साथ ही कहा गया कि सभी जिलों के छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान तुरंत शुरू किया जा सकेगा। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने इस कार्य में लगे सभी विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों का धन्यवाद अदा किया, जिन्होंने दिन रात एक कर छात्र छात्राओं के हक में 24 घंटे में राशि जिलों को ट्रांसफर कर दिया। बताया इसके लिए देर रात तक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में डटे रहे। साथ ही साथ कहा गया कि निश्चित हमारे और हमारे विभाग के लिए गर्व और संतोष की बात है। आदिवासी कल्याण उपायुक्त ने सभी जिलों के DWO के निर्देश जारी कर कहा है कि पूरी तरह तत्परता से पोस्ट मैट्रिक के सभी योग्य छात्राओं की छात्रवृत्ति का अप्रूवल दें। साथ ही उनको शीघ्र भुगतान करना सुनिश्चित करें। बता दें कि छात्रवृत्ति की राशि मिलने में हो रही देरी से छात्रों में आक्रोश पनप रहा था। वे राज्य स्तरीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। राशि के निर्गत होने की खबर अब छात्राओं में हर्ष और संतोष का माहौल देखने को मिल रहा है। वायुसेना के जवान योगेश कुमार का शव गुजरात के भुज से पहुंचा हजारीबाग। बता दें कि पिछले दिनों वायुसेना के जवान योगेश कुमार का निधन गुजरात के भुज में हो गया था। उनका शव आज हजारीबाग पहुंचा। योगेश की आयु मात्र 23 साल थी। उनका पैतृक आवास सदर प्रखंड के मेरू में है। योगेश के पिता का नाम रामजीत महतो है। योगेश गुजरात के भुज में पदस्थापित थे। शनिवार को जब योगेश का पार्थिव शरीर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज पहुँचा तो उनके परिजनों के साथ साथ आम लोगों की भीड़ लग गई। यहाँ से उनके शव को उनके आवास मेरू पहुँचाया गया। इसके लिए वाहन की व्यवस्था संस्थान ने की। मुक्ति सेवा संस्थान के हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने वाहन उपलब्ध कराया है। मौके पर विधायक जायसवाल भी अस्पताल पहुंचे और योगेश को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हजारीबाग में तिरंगे से लिपटे हुए योगेश के शव को मेरू भेजा गया। इस मौके पर शहीद अमर रहे के नारे लगे और भीड़ देखते देखते एक रैली में बदल गई। मिली खबर के मुताबिक अब उनको अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। शहीद के परिजनों में मातम का माहौल है। बड़ी खबर बता दें कि झारखंड के प्रवासी मजदूरों का मौत का सिलसिला जारी है। मृत्यु के बाद सरकार से शव लाने की गुहार लगाई जा रही है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड के बोकारो, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में एक के बाद एक लगातार हो रही प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड से महाराष्ट्र कमाने गए हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के बेलवाड़ा निवासी गंगा महतो के 27 वर्षीय पुत्र चिंतामन महतो की महाराष्ट्र के 40 गाँव में 220 पोल में काम के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मौत की खबर
मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक चिंतामन महतो घर का इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। वह अपने पीछे पत्नी सुनीता देवी और बेटी कविया भारती 4 वर्ष को अपने पीछे छोड़ गया। बता दें, आए दिन हर रोज झारखंड के किसी न किसी इलाके से प्रवासी मजदूरों का दूसरे राज्यों में व विदेशों में मौत की खबर सामने आती रहती है। इस समस्या को लेकर सरकार को कुछ पहल करना चाहिए। गिरिडीह में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, 5 लोगों की मौत। गिरिडीह में आज भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ अहले सुबह 3 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई। घटना के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अन्य एक घायल है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी में सवार सभी एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बिरनी लौट रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके बाद उसने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना बिरनी थाना क्षेत्र के बगमारा लुकैया में हुई। स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग शादी समारोह के लिए शामिल होकर घर लौट रहे थे। इसी बीच ड्राइवर अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पेड़ से जा टकरा गई। आसपास के लोगों ने जैसे ही देखा, वे लोग पेड़ के पास पहुंचे और सभी लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दुर्घटना में घायल लोगों के परिजनों को इसकी जानकारी दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पलामू में कोला नदी के तट पर छठ व्रतियों ने ऐसे दिया भगवान सूर्य को अर्घ्य। पलामू में बहने वाली कोला नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। नदी में इस बार छठ के दौरान पानी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए छठ करने वाले व्रती आराम से कुछ दूर तक जाकर समूह में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान छठ करने वाले लोगों घर के लोग भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचे। बता दें कि कोला नदी में सीढ़ी बन जाने की वजह से लोगों को ऊपर आकर पूजा करने में काफी सहूलियत हो रही है। ऐसे छठ व्रती जो पहले आए थे वे काफी देर तक पानी में खड़े रहे और सूर्य की डूबने का इंतजार किया। जब सूर्यास्त होने लगा तब उन्होंने पूजा संपन्न किया और उसके बाद अपने अपने घर लौट गए। सूर्यदेव की आराधना के महापर्व छठ का व्रत रखने वाली महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। सिंदूर लगाने में वैसी महिलाएं भी शामिल हुई जिन्होंने छठ का व्रत नहीं रखा है। आमतौर पर पर्व में लाल वस्त्र की महत्व होती है, लेकिन छठ पर्व में पीला वस्त्र पहनकर भी लोग पूजा करते हैं। ऐसे ही कुछ महिलाएं पलामू के कोयला नदी के तट पर पहुंची थी, जिन्होंने पीले रंग की साड़ी में सूर्य देवता की पूजा की। बता दें कि झारखंड में 19 और 20 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जा रहा है। 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हुई। 18 नवंबर को खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। 19 नवंबर शाम में सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 20 नवंबर को सुबह के अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। रांची में 19 और 20 नवंबर को सड़कों पर भारी वाहनों की नो एंट्री। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। वहीं छठ पूजा को लेकर ट्रैफिक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राजधानी में 19 और 20 नवंबर को भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। 19 नवंबर की सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक और 20 नवंबर की सुबह 2 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक एसपी गौरव कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने बताया कि भारी वाहनों वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। गौरव कुमार ने कहा कि सभी भारी वाहन रिंग रोड से होकर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने छठ घाटों के पास निम्न जगहों पर पार्किंग स्थल की जानकारी दी है। रणधीर चौक से हटनिया तालाब मार्ग, निगम पार्क के सामने व रोड किनारे, शहीद मैदान से छठ तालाब वाला मार्ग शहीद मैदान में कर सकते हैं पार्किंग। शालीमार बाजार से छठ तालाब जाने वाला मार्ग शालीमार बाजार में पार्किंग कर सकते हैं। जेल तालाब के पास रोड किनारे, चेडरी तालाब के पास, सरस्वती शिशु मंदिर के बगल में और देवेंद्र माझी चौक के पास और इसी तरह कई अन्य पार्किंग स्थल का नाम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टॉल बना रहा खास आकर्षक। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। मेला में झारखंड पवेलियन लोगों को खास तौर पर आकर्षित कर रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। मेला में झारखंड पवेलियन लोगों को खास तौर पर आकर्षित कर रहा है। शनिवार के दिन भी यहाँ काफी भीड़ देखने को मिली। पवेलियन में आने वाले लोगों को और झारखंड के उत्पादों को पसंद कर रहे हैं। वहीं झारखंड के विभिन्न विभागों के स्टॉल पर योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। झारखंड पवेलियन में बनाए गए झारखंड माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टॉल पर अलग ही चर्चा हो रही है। मेले में झारखंड माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अलग अलग खनिजों का लाइव डेमो रखा हुआ है। स्टॉल में ग्रेफाइट, कोल, आयरन और माइका, बक्साइट, क्यूनाइट आदि के डेमो रखे गए हैं। पवेलियन में आने वाले बच्चों में खनिजों की सैंपल में रुचि दिख रही है। उनको खनिजों के प्रकार, अन्वेषण और प्रसंस्करण की जानकारी दी जा रही है। मेले में सहायक निदेशक राकेश पन्ना ने बताया कि झारखंड देश की कुल खनिज संपदा का 40% खनिज का उत्पाद
करता है। कोयला उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड देश में तीसरे पायदान पर है। बक्साइट में 7वें पायदान पर है। वर्तमान में विभाग आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर जोर दे रहा है। ब्लॉक का सर्वेक्षण ड्रोन कैमरा द्वारा किया जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में झारखंड माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा लघु एवं वृत्त खनिज ब्लॉक की नीलामी होगी।